वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूँ आरिफा नूर। आज सबसे पहले तो हमारे सब नाजरीन को डॉन न्यूज़ की तरफ से ईद मुबारक। आज ईद का दिन है तो इसलिए हमने सोचा कि हमारी जो एक रवायती प्रोग्राम का फॉर्मेट रहता है जिसमें हम सिर्फ सियासत पे बात करते हैं या कोई ब्रेकिंग स्टोरी को डिस्कस कर रहे होते हैं संजीदगी से सियासतदानों के साथ या एक्सपर्ट्स के साथ, उससे हम एक थोड़ी सी ब्रेक ले लें और आपसे किसी और मौजू पे बात करें। इसलिए हमने फ़ैसला किया कि जो मुल्क की 50% आबादी है, जो बहुत कम ही शायद हमारे शोज़ पे नज़र आती है या शायद इतनी तो नज़र नहीं आती जितनी आनी चाहिए, यानी कि इस मुल्क की ख़वातीन, उस हवाले से कुछ हम बात करें। पिछले सालों में हमने बहुत फ़र्क देखा है। अब पहले की तरह अब ज़्यादा ख़वातीन हमें पब्लिक लाइफ में नज़र आती हैं, वर्किंग वुमेन नज़र आती हैं, काम करती नज़र आती हैं। तो हमने सोचा कि हम भी आपकी मुलाकात ऐसी ही 2 ख़वातीन से करवाएं जिन्होंने अपने फ़ील्ड के अंदर बहुत ज़बरदस्त काम किया है, सामने आई हैं और मोर और लेस रोल मॉडल्स हैं 50% आबादी के लिए। वो उनकी करियर, उनकी कहानी से आपको पता चलेगा कि इस मुल्क के अंदर भी ख़वातीन कुछ भी कर सकती हैं और रोल मॉडल्स भी वो साबित हो सकती हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं सलमा। ये लकी मरवत से इनका ताल्लुक़ है मगर ये जीप रैलीज़ में हिस्सा लेती हैं। इन्होंने हाल ही में चकवाल में 4x4 चैलेंज ऑफ रोड रैली जीती। पाकिस्तान की ये पहली खातून हैं जिन्होंने ये एज़ाज़ हासिल किया है। इसके अलावा इन्होंने स्वाबी में इंडस वाटर क्रॉस रैली में भी शिरकत की है और कहा जा सकता है कि ये एक ट्रेल ब्लेज़र हैं। और इसी के साथ साथ हमारे साथ जो हमारी दूसरी मेहमान हैं वो उनका ताल्लुक़ जर्नलिज़म के फ़ील्ड से है, मारिया मेमन। बहुत कम उम्र पे उन्होंने ना सिर्फ जर्नलिज़म में काम किया, टेलीविज़न स्क्रीन्स पे हमारी नज़र आई और उनको भी हम एक ट्रेल ब्लेज़र और रोल मॉडल कह सकते हैं। इस वक्त वो ARY में काम करती हैं और अपना प्राइम टाइम में शो करती हैं। आज इन्हीं से हम आपका तारुफ़ भी करवाएंगे और मुलाकात भी करवाएंगे। सलमा खान मरवत जो जीप रैली विनर हैं और साथ में मारिया मेमन जो एक एंकर पर्सन है। वेलकम टू द शो। ईद मुबारक। ईद मुबारक। जी सलमा, आपसे शुरू करेंगे तो आप हमें बताएं कि आपको ये इंटरेस्ट कैसे हुआ। इट्स अ वेरी अनयूजुअल प्रोफेशन फॉर अ वुमन टू बी इंटरेस्टेड इन, स्पेशली अ यंग वुमन। और आपके को मैंने 1-2 इंटरव्यूज़ पढ़े थे तो उसमें लिखा हुआ था कि शुरू में शायद आपके घर वाले भी आपके इस करियर चॉइस से इतने खुश नहीं थे और आपको कुछ थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा टू कन्विंस देम। मुझे अस्सलाम वालेकुम। पहले तो सबको ईद मुबारक। शौक़ तो मुझे बचपन से गाड़ियों वगैरह का था। वो सिर्फ लड़कियों वाले शौक़ नहीं थे मेरे। तो मतलब You were a bit of a tomboy. Yes, I was, but not. Can't tell, but I believe you if you say so. और मतलब स्टार्ट भी ऐसे किया था कि मैंने हर इंटरव्यू अपने बताया कि मैं ना छुप छुप के गाड़ी निकालती थी। किस उम्र पे? 12 ईयर की जब मैं। अच्छा, ये शो इस वक्त देख रहे होंगे जो छुप छुप के गाड़ी निकालना चाहती हो। तो वो फिर उसके बाद बाबा को जब पता लगा तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा, मतलब वो तो खुद तो जो बंदा खुद से सीखता है ना वो चीज़ बड़ी अच्छी सीखता है। फिर उसके बाद बाबा ने थोड़ी बहुत कहा ये चोरी चोरी से आप गाड़ी निकाल के कहाँ ड्राइव करती थी? ये लकी मरवत का जिक्र करिए, इस्लामाबाद का। मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ। और क्या कहते हैं जब, और मैं ये निकालती थी दोपहर के 2-3 बजे गर्मियों में जब सब सो रहे होते थे। इवन मतलब मेरे घर वाले ही नहीं, स्ट्रीट वाले भी सो रहे होते थे। तो क्या कहते हैं फिर वो मैं निकालती थी। दैट्स वेरी एडवेंचरस क्योंकि अमूमन 2-3 बजे दोपहर के बच्चे सिर्फ जाते हैं घर से बाहर खेलने के लिए। आप गाड़ी निकालती थी वो ये जो न्यूट्रल पे गियर करके आवाज बंद करके धक्का मार के। Really Maria, you've also done this. I haven't. No. I'm sorry. This is very hard to believe. I've seen my cousins do it. उनको मैंने करते हुए देखा। मैं हमेशा लोग यही कहते हैं, मैंने एक दोस्त से सुना है, दोस्त को करते देखा है। नहीं, वैसे मैं इतनी बहादुर नहीं थी, तो बहुत बहादुरी वाला काम है। हाँ, वैसे अब आप बताएं कि आप गाड़ी कैसे निकालती थी? मैं गेम्स में थी और नेशनल नहीं, पहले आप गाड़ी कैसे निकालती थी? I think we need to get this down. अब हम अगर आप दोनों को मैंने एज रोल मॉडल्स इंट्रोड्यूस किया है तो फिर आप लड़कियों को ये भी तो बताएं कि दोपहर के घर से गाड़ी कैसे निकालते हैं? तो डीजल गाड़ी नहीं थी तो इतना उसका साउंड नहीं था, पेट्रोल थी। तो वो मैं निकाल लेती थी। नहीं, धक्का तो अकेले नहीं लगा सकती थी क्योंकि छोटी थी मैं उस वक्त, इतना नहीं होता था, लेकिन निकाल लेती। बस तीसरी चौथी बारी में मैं पकड़ी गई थी। और पकड़ी भी ऐसे गई थी कि मैंने पार्क गलत की थी।
पापा को इस तरह पता लग गया। अच्छा, वापस जब आप लेके आए? हाँ, जब मैं पार्क किया तो वो उनको पता है कि वो मैं इतना फिर नहीं था ध्यान के। बट देखिए, ये मैं इसमें एक और एडिशन कर दूं एज ए सब एडिटर, मुझे ख्याल है कि ये बात कर रही है ना उस जमाने की जब इस्लामाबाद में भी लोग गेट खुले छोड़ते थे। आजकल के जमाने में ये बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि अब कोई गेट खुला नहीं छोड़ता। मारिया, फिर आप हाउ डिड यू एंड अप इन दिस प्रोफेशन? बिल्कुल तुक्के से। अच्छा, आपने बचपन में दोपहर को क्या किया? पहले यहाँ से कहानी शुरू कर दें। थोड़ा सा रिवर्स पहले बताइए कि बचपन में दोपहर में आपने क्या किया जब अम्मा अब्बा 2-3 बजे सो रहे होते थे? सीरियसली मैं तो बड़े जैसे नहीं कहते कि सोशल नॉर्म्स के अंदर चलने वाली बच्चियां होती है ना कि ये हमसे एक्सपेक्टेड है। अच्छा, ये सिर्फ भाई कजन से ही सुना कि गाड़ी कैसे? उसमें यही कि बहुत हुआ तो बाहर खेलने पहले चले गए एक डेजिग्नेटेड टाइम से पहले। इससे ज्यादा मैं कोई रिबेलियस बच्चा नहीं थी। मेरी बहन काफी रिबेलियस थी, वो बड़ी बहादुर, अभी भी बहुत बहादुर है। तो बिल्कुल अनलाइकली बात है कि जो अब मैं कर रही हूँ मेरी नेचर से बिल्कुल मिलता जुलता नहीं है, लेकिन खैर इंसान क्या कर रही है? टीवी के ऊपर लाखों लोगों से बात करना और इस तरह की एतमाद के साथ, ये नहीं था मेरे अंदर पहले। मतलब बड़ों से भी मैं इस तरह एतमाद से बात नहीं करती थी। जो पहला बच्चा होता है ना उसको वैसे भी ज़रा थोड़ा डरा के भी रखा होता है। हाँ, the first child is always प्रेशर भी बहुत होता है। हाँ, तो बहुत सारे लोग जो मुझे जानते हैं बचपन से या मेरे टीन से, वो नहीं आइडेंटिफाई कर सकते उस खातून से जो अब मैं हूँ। तो इतनी मैं बहादुर नहीं थी। तो आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि एक ऐसे काम को करना। मुझे लग रहा है कि मेरे तो अपना बचपन जो बहुत अरसा पहले गुजर गया वो जाया हो गया क्योंकि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। मैं तो दोपहर में सिर्फ सोफे के पीछे छुप के किताब पढ़ती थी। पूछा ना, मैं भी एकदम से फिल्म चली कि यार कोई ऐसी चीज निकालूं ताकि मैं कूल लगूं, इतनी जितनी कूल लग रही है। सॉरी, इस तरह मैंने काफी मतलब एडवेंचरस हूँ मैं बहुत ज्यादा। और असल में घर में माशाल्लाह 5 बहनें 2 भाई हैं और वो सब मतलब पढ़ाई की तरफ तो मैं नहीं थी। अच्छा। मुझे हर मतलब मेरे एग्जाम से फाइनल आते थे तो कहते थे ये तो फेल है। मेरी बहनें परेशान, मतलब माशाल्लाह एक साइंटिस्ट है और क्या कहते हैं एक मतलब स्कूल में हेड है, इसी तरह बाकी भी इसी तरह जॉब्स करती हैं। आप जीप चलाती हैं? मैं अच्छा, मुझे अब्बू ने रखा भी ऐसे ही था ना कि मतलब कहीं मार्केट जाना हो तो भाइयों को नहीं कहना, वो भाई नहीं तुम तो मेरा तीसरा बेटा है ना। अच्छी बात है। देखिए बहुत सारे पेरेंट्स वो होते हैं जैसे अगर पकड़े जाएं बच्चे तो फिर उनको डांट के डरा के कि आइंदा नहीं करना। बच्चियों को स्पेशली इनके वालिद साहब ने जिस तरह से उनको एनकरेज किया, काफी अमेजिंग। मतलब ये भी रोल मॉडल्स हैं कि भाई आदमी ही एम्पावर करते हैं हमारी सोसाइटी में। हम जितना भी ये बात कहें कि खवातीन खुद ये स्पेस बनाती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी भी आपके घर में एक आदमी होगा, चाहे वो आपके वालिद साहब होंगे, बेटा, भाई, हस्बैंड, कुछ खवातीन को भी जरूरत होती है। I wouldn't say कि वो empower करते हैं, I would say कि वो enable करते हैं। They provide an enabling environment because I think let's not take credit also away from the hard work। आप लोगों ने जो मेहनत की है, जो जगह बनाई है अपने लिए, उसके अंदर बहुत सा एफर्ट और सबसे ज़्यादा एफर्ट आई थिंक आप लोगों का ही होता है। हमारे जो घर वाले होते हैं, माँ बाप हों, जो भी हों, वो इनेबल करते हैं, एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं ना। और आई थिंक जैसे जैसे आई मीन यू नो जो जिसने भी आपको पहली अपॉर्चुनिटी दी टू सिट बिहाइंड यू नो दी सिट ऑन द एंकर सीट, वो भी इनेबल ही कर रहे होते हैं उस तरह। सो यू हैव टू अपने जब how did you start? We got sort of sidetracked with the बहुत ही हादसाती तौर पे, बस बारे में पहले भी बात कर चुकी हूँ बिकॉज मैं तो बताऊँ हर सहाफी हादसाती होता है, हर सहाफी हादसाती होता है। हमारी जनरेशन में फ्रैंकली कोई भी माँ बाप नहीं अपनी बेटियों को कहते बेटा तुम जर्नलिस्ट बनना और तुम टीवी पे जाके ना खबरें पढ़ना, या कुछ कर लेना। ये हमारे यहाँ बिल्कुल इशरत फातिमा साहिबा होती थी, वो ऑफ कोर्स हम उनको देख के बहुत ज्यादा, शाइस्ता ज़ैद साहिबा, उनको देख के हम बहुत फैसिनेट होते थे, लेकिन कभी हमें लगा नहीं कि यार ये हम कर सकते या करना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज भी नहीं थी, अपॉर्चुनिटीज भी नहीं थी। आई थिंक शायद आप ये सही कह रहे हैं कि स्पेशली व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, क्योंकि मेरा तो टीवी से भी पहले था, ये कभी भी एक एक्सेप्टेबल प्रोफेशन, उस तरह स्टेबल प्रोफेशन नहीं माना जाता था। कोई कहेगा कि सहाफी बन जाओ, कोई अपनी बहन, और अक्सर लोग कहते थे कि शायद इसके नंबर नहीं आए होंगे, ये नलायक है तो ना ये सहाफी बन गए। तो इस तरह उस वक्त था। अब ऐसा नहीं है। अब यंग लड़कियां और लड़के एक्चुअली इसको सीरियसली परसू करना चाहते हैं और वो बनना चाहते हैं सहाफी। तो एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है हम लोगों की वजह से। आई थिंक पॉजिटिव है, बट साथ साथ वो सिर्फ ये कि वो उनके लिए सहाफत सिर्फ एंकरिंग है, ये मतलब कि वो सिर्फ यू नो कपड़े जोड़े, मुझे ये सवाल बहुत पूछे जाते हैं, आपसे पूछते होंगे ये जोड़े आपके होते हैं, ये जोड़े आप रख लेती हैं? अभी मैं आई एम नॉट दैट फेमस, मुझसे पूछते हैं
पहला सवाल, ये जोड़े आपके अपने होते हैं, ये आप रख लेती हैं, और मेकअप आपका होता है, आप प्रॉपर आपके पास स्टाइलिस्ट है, ये है वो है, कंटेंट के बारे में भी लड़कियां कम सवाल पूछती हैं, उनका भी यही That's really, I mean, I glamour think. है। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे हम छोटा सा एक ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम सलमा से और मारिया से अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे. स्टे विद अस. वेलकम बैक नाजरीन. हम गुफ्तगू कर रहे हैं सलमा खान मरवत से और मारिया मेमन से. सलमा, तो ये जो टॉम बॉय था जो गाड़ियाँ दोपहर को निकाल रहा था घर से और उसके बाद अब्बा को मार्केट लेके जा रहा था, वो जीप रैलीज तक आप कैसे पहुंची? हाउ डिड यू एंड अप इन अ पोजीशन? एक तो पहली आपकी जीप रैली कब थी, और यू नो आप वहाँ पहुँच, मतलब कि हाउ डिड यू डिसाइड, या इंटरेस्ट कैसे हुआ कि जीप रैली में हिस्सा लें? मैंने एक्चुअली सोशल मीडिया पे एक पेज था, उस पर मतलब मैंने उनको लाइक अप्लाई किया कि मतलब मैं पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ आप लोग के ग्रुप के साथ. नहीं, बट उस वक्त तक यू वर जस्ट ड्राइविंग अराउंड, और नहीं, और रोड्स पे लाइक वो मतलब स्ट्रीट रेसिंग करती थी मैं, वो भी मतलब कि किसी मजेदार फेज है ये, बहुत इसके बारे में अच्छा, सो हाउ ओल्ड वर यू जब आप, और स्ट्रीट रेसिंग आप कहाँ करती थी, हाउ ओल्ड वर यू? नहीं, मैं उस वक्त लाहौर में थी. स्ट्रीट रेसिंग जो मैंने स्टार्ट की थी वो मैंने लाहौर से स्टार्ट की थी. जो कहते हैं ना पक्का ड्राइवर आपने बनना तो आप लाहौर चले जाओ. ये सही बात कह रही हूँ. तो वो वहाँ पे That's true, but I would still not call myself a पक्का ड्राइवर. मैंने भी लाहौर में गाड़ी तो चलाई. मतलब गाड़ी पे ग्रिप वगैरह और ये सब मेरा मतलब लाहौर में ही आया था. वहाँ पे स्ट्रीट रेसिंग में करती थी. अच्छा, कहाँ पे लाहौर में? सॉरी, आई एम लाइक डिस्कवरिंग अ फेंस सबकल्चर. वाली रोड होती थी जिसपे बहुत ज्यादा वो मोड़ भी आता था, हॉट एंड स्पॉट के पास, और फिर अब तो रिंग रोड वगैरह पे होती है क्योंकि अब तो चेंज हो गया काफी जगह ना. और नहीं लाइक लाहौर में तो ये होता है ना कि आप बस गाड़ी चला रहे हैं ना और किसी को आपने ओवरटेक कर दी तो वो कहते हैं कि क्यों किया, तो बस रेस स्टार्ट हो जाती है. क्यों किया भाई, तो हिम्मत कैसे, दिल पे ले लेते हैं लाहौर. हाँ कि भाई मुझे क्यों Of course, सलमा भी उतना ही दिल पे लेती है because she actually takes up the challenge. ये नहीं है कि she चेचन को जाने दो. नहीं, और मुझे वो मजा तब आता था कि वो फील हो जाता था कि वो इजी ले जाते हैं कि फीमेल ड्राइवर है. तो वो उसके बाद जब वो मैं इनको दिखाती थी कि भाई फीमेल हूँ और आपको ड्राइविंग जरा करके हम दिखाते हैं. So you always had the competitive streak in you. So when was your first rally and what was your, और आपके माँ बाप का क्या रिएक्शन था मैं जब? यही बता रही थी कि उससे पहले मुझे उन्हीं मतलब ग्रुप ने मुझे 2 बार लाइक कहा कि आप आएँ और रेस करें, तो मुझे इजाज़त नहीं मिल रही थी. तो थर्ड टाइम मैं जोर ज़बरदस्ती गई हूँ बस. और ये किस साल की बात है? ये अभी अगस्त 2018 में. अच्छा, वो इट्स दैट रीसेंट. हाँ, तो फिर वो जोर ज़बरदस्ती गई, लेकिन उसमें फिर ये हुआ कि मैं काफ़ी मतलब बीमार हो गई थी. लाइक के हॉस्पिटल में मैं एडमिट हो गई क्योंकि 13 आवर्स हम लोग बाय रोड गए थे, स्कर्दू गए थे हम लोग. अच्छा. सरफरंगा. तो वो जनाब वो लोग मुझे फिर कहते हैं अब आप वापस जाएं. मैंने कहा एक तो इतनी मुश्किल से आई हूँ मैं, लाइक मुझे डायरिया हो गया था, मैं बिल्कुल बेड से उठ ही नहीं सकती थी, मैं पूरा एक दिन हॉस्पिटल में थी. तो उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने कहा अगर एक बार अब मैं वापस चली गई फिर तो कभी मुझे चांस नहीं मिलना. तो मैं मतलब मुझे मतलब टमी में बहुत पेन रहता था लेकिन मैं इनको शो नहीं कर रही थी और कहती थी नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ. और फिर मैंने फर्स्ट रैली जब विन की और फिर घर वालों ने देखा कि मतलब न्यूज़ चैनल पे और मतलब आ रहा था चैनल पे पाकिस्तान की शान सलमा मरवत खान, तो ये काफ़ी वो खुश हुए थे. अब उन्होंने इजाज़त क्यों नहीं दी थी वो मैं बात आपको बताती हूँ. देखिए डरते हैं पेरेंट्स थोड़ा, क्योंकि ये आप देखें कि एक तो डेंजरस है, दूसरा इतनी दूर जाना पड़ता है और फीमेल बहुत कम है. तो उनको अभी आइडिया नहीं था. आप अकेली गई थी या घर से कोई आपके साथ? नहीं, घर से कोई नहीं जाता. अच्छा. ग्रुप के साथ जाते हैं हम लोग. अच्छा, सही. तो बस थोड़ा डर होता है उन्हें, लेकिन ये कि फिर अब ज़ाहिर उन्होंने देख लिया है कि जाती है और माशाल्लाह काफ़ी मतलब सिक्योरिटी सिस्टम और ये सब बहुत अच्छा है. फिर उसके बाद इसी तरह मैंने 8 रैलीज कर ली टोटल. मतलब सीज़न स्टार्ट होता है अगस्त से और 4 में टाइटल जीता है और 4 में सेकंड आई हूँ. बस इंशाल्लाह नेक्स्ट में पूरा सीजन जो है वो अपने टाइटल्स इतने मैटर ऑफ फैक्ट तरीके से बता रही है. 8 में 4 जीत गई, 4 में सेकंड. मारिया, व्हाट वाज योर पेरेंट्स रिएक्शन जब आपने कहा कि आपने जर्नलिज्म करना है, या जैसे फॉर एग्जांपल शायद कोऑर्डिनेटर पे उन्होंने सोचा होगा कुछ शौक पूरा कर रही है, करने दो, बट जब आपको ये मौका मिला कि आप स्क्रीन पे आए, कोई रिएक्शन था और दे वर ओके विद इट? आई मीन क्या आपके घर में पहले भी कोई सहाफ़ी रहे हैं,
कोई एक्सेस यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग? कोई भी सहाफ़ी नहीं है। और इसमें एक और बात भी है कि कुछ लोग कहते हैं जी सिफारिश से आपको ब्रेक मिल जाता है या सिफारिश से लोग आ जाते हैं। स्क्रीन एक ऐसी जालिम चीज़ है जिसमें कोई सिफारिश नहीं चलती। आइदर द स्क्रीन लाइक्स यू और इट डजंट लाइक यू। वरना बहुत बड़े सुपरस्टार्स के बच्चे भी आज सुपरस्टार्स होते हैं, बड़े जर्नलिस्ट के बच्चे आज टीवी पे एंकर्स होते हैं, नहीं है। तो उसका मतलब है कि इधर तो बिल्कुल एक लेवल प्लेइंग फील्ड है सबके लिए। मेरे पेरेंट्स, अल्लाह का शुक्र है, मेरा ऐसे घर से ताल्लुक़ है जहाँ मेरे वालिद, मेरी वालदा, मेरे बहन भाई सब बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं। अच्छा। अगर मैंने फॉर एग्जांपल जब स्वात जाना था 2009 में ऑपरेशन के बाद आईडीपी कैंप्स कवर करने के लिए, तो आई टोल्ड माय फादर कि मैं जा रही हूँ, तो उनका हाँ जाओ जाओ जाओ। जब मैं वापस कवर करके आई ना, तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने सोचा कि मैंने इसको क्यों जाने दिया, नेक्स्ट टाइम नहीं जाने दूंगा। नेक्स्ट टाइम उन्होंने मुझे फिर कोई ऐसे आउटरेजेस या अगर आउटडोर टास्क थी, उन्होंने मुझे जाने दिए। कभी उन्होंने कहा कि ये नहीं करना। मेरे साथ और लड़कियां थी, इंटर्नीज थी, उनको रात के 10 बजे के बाद फ़ोन आ रहे, कहाँ हो, घर पहुँचो घर पहुँचो। तो वो एक एडिड प्रेशर कि आप पहले ही दफ्तर में मेल फीमेल अपने लोगों के साथ कम्पीट कर रहे हैं, फिर एक एडिड प्रेशर आपके घर वालों की एक्सपेक्टेशंस का है कि अच्छा 10 बज गए, गेट बैक होम। सो कभी नहीं मेरे पेरेंट्स ने ऐसे किया। मैं 12-12 बजे तक भी मैंने रात को बैठ के काम किया है। वो मजाक ज़रूर करते थे कि अच्छा होटल का टाइम हो गया, अब आप सोने आ गई हैं और अब सारा दिन घर शक्ल नहीं दिखाती। लेकिन वो तो खैर आई थिंक सारों को, वो लड़का हो या लड़की हो, सबको सुनना पड़ता है। ये वो नहीं है कि तुम सिर्फ यहाँ सोने आती हो और ये करो। बट हैविंग सेड दैट कि सपोर्ट के बगैर, फैमिली सपोर्ट के बगैर भी लोग कर लेंगे। लेकिन अगर आप उनको फैमिली सपोर्ट देंगे तो वो जो जैसे कहते हैं ना दिन दुगनी रात चुगनी, वो जल्दी वो चीज़ अचीव कर लेंगे। जो कि वो जो इनर्शिया अंदर से ही खानदान की तरफ से आपको आना है, उसको आप पॉजिटिवली उसकी सपोर्ट पे उसको पुशर टुवर्ड्स ग्रेटनेस, पुशर देयर। जब आप अपने आप को एक हादसाती सहाफ़ी कहती हैं, तो व्हेन वाज दैट मोमेंट जब आपको ये एहसास हुआ कि ये अब हादसा नहीं है और यू आर डूइंग इट क्योंकि ये शौक है? उनका तो दोपहर के 2 बजे से ही शुरू हो गया था ना। एंड आई रियली एडमायर दीस पीपल जिनको बचपन से पता होता है उन्होंने क्या बनना है। ये इतना क्लियर फोकस बहुत कम हमारे मुल्क में लोगों के पास है। बिकॉज तो हमें बचपन से ये पता होता है कि हमारे माँ बाप क्या चाहते हैं, हम क्या बने। वो क्या चाहते थे? क्या डॉक्टर या आपके माँ बाप क्या इंजीनियर होता है? कहते थे बस मतलब अच्छे मार्क्स ले, पास हो जाओ। नहीं कहा था कि तुम पास हो जाओ। मैं बिल्कुल ओपनली कहती हूँ, मतलब मुझे पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं था, तो मैं गेम्स में रहती थी। तो उनका सिर्फ ये था कि चलो पास हो जाओ, बस बाकी बहन भाइयों के लिए और पैमाने होंगे। हाँ, उनके तो वो मतलब मार्क्स देख के रोना धोना। मैं कहती थी शुक्र करो इतने अच्छे मार्क्स आए। मतलब वो काफी टॉप शॉप करने वाले हैं, कुछ फिरती होंगी कि पास हो गए, पास हो गई केयर फ्री से। नहीं, जब आप पहला अपना लाइव शॉट करते हैं या पहला लाइव बीपर देते हैं ना, उसके बाद आपको पता चल जाता है कि यार मुझे एक तो मैं एंजॉय कर रही हूँ काम। व्हाट वाज योर फर्स्ट, आपको अभी याद है कि आपका पहला याद है? मेरी जो पहली असाइनमेंट थी वो थी एक बड़ी डिप्रेसिंग सी थी। एक रेस्क्यू 1122 ने एक नाले से एक बच्चा जो था वहाँ गिर गया था लाहौर में। अच्छा। और मुझे वो कवरेज करने के लिए भेजा, रात के कोई 8 बजे पे थे। और उन्होंने कहा कि बच्चे को ढूंढ रहे हैं। और मुझे आप एक ऑप्टिमिस्ट होते हैं ना, बड़ा मासूम होते हैं। रिपोर्टिंग मैं रिपोर्टिंग कर रही थी, तो मैंने कहा भी मिल जाएगा। लेकिन जैसे वक्त गुजर रहा था तो मेरे इर्द गिर्द लोग कह रहे थे कि अब नहीं मिलेगा। मैं कहती नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप, मतलब यू नो। और फिर उन्होंने यूं करके उस बच्चे की लाश मेरे सामने निकाली। एक तो आप वैसे भी छोटे होते हैं और आपके सामने इतना इंटेंस एक चीज़ आ रही हो। और मैं फिर खला में घूरती रही कोई 2 मिनट। तो फिर मुझे साथ वाले ने समझाया कि इस तरह नहीं करना है, चीज़ें आप पे हावी नहीं हो सकती। इट्स अ स्टोरी, आप यू रिपोर्ट एंड यू मूव ऑन। जो रेस होती है, कितने घंटे आप तकरीबन दिन में गाड़ी चला रहे होते? देखिए लाइक आप रेस ड्यूरिंग रेस बात कर रही हैं, वो डिपेंड करता है ट्रैक पे। अच्छा। ट्रैक पे डिपेंड करता है, हर जगह हर मतलब एरिया की जैसे सैंड जो है वो डिफरेंट है। वो किसी की सैंड मतलब थोड़ी सी स्मूथ सी है, किसी की थोड़ी मतलब ज़रा बारीक और किसी की मतलब ज़रा मोटी सी नहीं होती उस तरह। तो वो डिपेंड करता है कि वो किस किस्म का एरिया है। बम्प्स ज़्यादा हैं, मतलब उसमें जिगजैग जो है ट्रैक बहुत ज़्यादा है, तो वो डिपेंड करता है कि किस किस्म का आपको ट्रैक मिला है। फिर गाड़ी पे डिपेंड करता है कि गाड़ी कैसी मिली है, फिर हम उसको उसी हिसाब से चलाते हैं। जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो अरेंज करते हैं? देखिए मैं तो स्पॉन्सर्स पे चल रही हूँ। अच्छा। लाइक काफ़ी जो है ये गेम जो है कोई तो स्पोर्ट्स माना जाता है। पहले पोलो है, फिर उसके बाद बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है। तो मैं जो अभी सारा मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मुझे मतलब स्पॉन्सर्स खुद अरेंज करने पड़ते हैं। जी बिल्कुल, सारे स्पॉन्सर्स इकट्ठे करने पड़ते हैं। और फिर उसके बाद जाके जैसे मेरा नेक्स्ट सीजन आ रहा है, तो मेरा काम स्टार्ट है कि अभी मैं स्पॉन्सर इकट्ठे करूं और फिर मैं आगे जाऊं। तो स्पॉन्सरशिप इकट्ठा करना कितना आसान या मुश्किल है पाकिस्तान के अंदर? बिकॉज
पोलो के बारे में तो मुझे एहसास है कि जब आज से 20 साल पहले लाहौर के अंदर कोई नहीं देखता था, वो ज़्यादातर खुद ही शू स्ट्रिंग बजट पे होता था, बट अब द काइंड ऑफ स्पॉन्सरशिप्स जो पोलो में आती हैं दे आर अमेजिंग, आई मीन सो मैं छोटी थी तो ये रैलीज देखती थी टीवी पे चोलिस्तान की, मुझे नादिर भाई अभी तक याद है, मतलब वो नाम उनका ना सुना था, माइंड में था। तो पहले इनको कोई जानता नहीं था कि कोई रैलीज भी होती हैं, तो ये मतलब अपने इलाके में करते थे, दूर दूर करते थे। लेकिन अब अगर देखा जाए तो थोड़ा सा रेशो बढ़ गया, थोड़ा नहीं अच्छा खासा बढ़ गया, मतलब अगर लास्ट 80 पार्टिसिपेंट थे तो इस बार 100 हो गए, मतलब इतना फ़र्क आ गया है। तो जो स्पॉन्सर्स हैं कुछ अच्छे हैं, कुछ मिल जाते हैं, तो जितना आहिस्ता आहिस्ता अब ये गेम जो है थोड़ी सी ऊपर जा रही है स्पोर्ट्स, तो मेरे ख्याल से स्पॉन्सर्स भी और ज़्यादा आने शुरू हो जाएंगे। मारिया, इसी हवाले से आपने भी, क्योंकि जब शुरू किया था तो इस वक्त तो जर्नलिज्म या टेलीविज़न मीडिया जो था आई थिंक वो अपनी इन्फेंसी में था, और अब उसमें भी बहुत तब्दीली आ गई है। इस जर्नी को आप कैसे देखती हैं? आई मीन आपके ख़्याल में कितनी इम्प्रूवमेंट आई है या कितनी नुकसान हुआ है, अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है? क्योंकि शायद आपने शुरू किया था उस ज़माने में जब जुडिशरी की मूवमेंट चल रही हुई थी, बिल्कुल मुशर्रफ में 2008 में, तो उस वक्त तो ग्लैमर और पावर ट्रिप ही एक मुख्तलिफ किस्म का था। उस ज़माने में तो इज्जत भी बड़ी थी ना, उस वक्त सारे कहते थे ना कि वकला है और सहाफ़ी है, उनकी तो बहुत इज्जत बन गई है मुशर्रफ के। अगर आपकी गाड़ी के ऊपर स्टिकर लगा हुआ है किसी टीवी चैनल का, तो वैसे भी लोग आपको बहुत कहते थे कि इनको जाने दे, पहले चैनल्स भी कम थे, सो एक वो नॉवेल्टी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा थी। एक्चुअली मुझे लगता है कि अभी भी हमारा मीडिया फेयरली यंग है एज कम्पेयर टू दुनिया भर के मीडियाज के तौर पर। अभी अब काफ़ी टेलीविजन की अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खास तौर पे, जो उससे पहले स्टेट टीवी था 2002 ऑनवर्ड्स, 2001 ऑनवर्ड्स अगर हम देखें तो रिलेटिवली इस खित्ते के बाकी चैनल्स के मुकाबले में, मीडिया के मुकाबले में वी आर फेयरली यंग। लेकिन हमने बहुत सारी स्पेस जो खुद हासिल की थी बड़ी मेहनत से, बड़े इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ उठाकर, जो हम समझते थे कि एक मॉरल हाई ग्राउंड पे खड़े होकर हम ये जंग लड़ रहे हैं इदारों की बका के लिए, इस मुल्क के निज़ाम की बका के लिए। अब हमने वो स्पेस धीरे धीरे खुद ही खो दी है, और इसमें जहाँ और फोर्सेस का, दूसरे अवामिल का हाथ है, वहाँ मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ अपनी भी, हमारी भी जिम्मेदारी है करना। और अब 2013 एक बड़ा तकलीफ दह साल था अगर आपको याद हो, बिकॉज उसमें बहुत सारे मीडिया ग्रुप्स एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे को भीड़ियों की तरह पहले नहीं होता था, एक अनरिटन कर रहे थे, रूल था कि एक दूसरे को हम नहीं अटैक करते थे। अब भी हम ये देख रहे हैं कि ये ट्रेंड फिर दोबारा एक तकलीफ दह सा फेज है। सो आई होप हम अपनी गलतियों से सीखें और हमने जो अपना एक स्टेटस गेन किया था उसको अपने हाथों से तबाह मत करें। अभी बड़े काम करने हैं इस मुल्क में हम लोगों ने, तो अगर अभी से अपनी क्रेडिबिलिटी हम खो देंगे तो फिर वो जो एक चेकिंग फोर्स है जो उभरी थी 17-18 साल जो पहले, हमने अकाउंटेबिलिटी करनी है, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी भी बहुत जरूरी है। मीडिया सेल्फ अकाउंटेबिलिटी होगी तो दूसरों की अकाउंटेबिलिटी अपने इतना लूप होल्स मत छोड़ें, इतने जो है अपने लिए मसाइल पैदा ना करें। ऑफ कोर्स वक्त आसान नहीं है, इर्द गिर्द बहुत से अवामिल फोर्सेस ऐसे हैं जो चाहते हैं कि आपको कोने में धकेल दिया जाए। एक तो वो फाइट बहुत आसानी से मत छोड़िए, मतलब एटलीस्ट फड़फड़ाइए ज़रूर मैं ये कहूँगी। सो इट्स अ फाइट वर्थ फाइटिंग। यस एब्सोल्युटली। हाउ एक औरत होना कितना मुश्किल है इसके अंदर? आई नो ये मतलब कि प्रॉब्ली आपके लिए तो आपको लगेगा कि एक सिली सा सवाल पूछ रही हूँ, बिकॉज ऑफ कोर्स यू नो रैलीज़ के अंदर तो वैसे ही बहुत मुश्किल होगा, बट आधे मोमेंट्स जब आपको लगता है कि शायद अगर मैं एक लड़का होती तो ये आसान होता, या क्योंकि ख़वातीन बहुत कम होती होंगी रैलीज़ पे, तो ये एहसास आपको बहुत होता है? कितना मुश्किल है या कितना आसान है? नहीं, एज ए फीमेल मैं कहूँगी मेरे लिए एक ये प्लस पॉइंट है, क्योंकि पाकिस्तान में लड़कियां मतलब नहीं है रैलीज़ में, और मैंने ये स्टेप उठाया है कि, और ऐसे भी नहीं है कि मेरा कोई मतलब पीछे से मुझे मतलब फैमिली का मोरल सपोर्ट है, वो कोई मतलब इस तरह पैसे ज़ाया नहीं करेंगे कि हम इसको गाड़ी ले दें, काफ़ी मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, तो वो मैं खुद स्पॉन्सर्स वगैरह उसमें मतलब अपनी मेहनत कर रही हूँ मैं।
ہاں ایک فائدہ مجھے یہ ہے کہ مطلب ایز اے فیمیل مطلب مجھے کافی مل جاتا ہے کہ ہاں فیمیل ہے, ریلیز میں آتی ہے, اس کو سپورٹ کرتے ہیں, اس کو ہم اسپانسر دیتے ہیں. اور اگر ڈس ایڈوانٹیج تو کوئی نہیں ہے, لیکن بس تھوڑا بہت بندہ تنگ ہوتا ہے جب ہم جاتے ہیں اور وہاں پہ لوگ تھوڑے سے ایسے ملتے ہیں, مطلب کراؤڈ وغیرہ جو ہوتا ہے, لیکن ہم پھر کچھ کہہ نہیں سکتے, پھر کہتے ہیں چلے یہ تو خوش ہے, ہمیں ہی دیکھنے کے لیے آئے, کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں. اور جیسے انہوں نے کہا بڑی مزے کی بات کی ہے کہ انہوں نے نا وہ پش کیا, تو وہ یہ ہے کہ میں خود مطلب تو کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ مطلب آتے ہیں تو وہ جی آپ گاڑی میں جب بیٹھتے ہیں نا تو مطلب لٹرل موبائل یہاں پہ میں ادھر رکھ کے آپ کیا پکچر کیا بنا رہے ہو, صرف جو لوگ تماشبین جو ہاں اب جیسے میری ریس سٹارٹ ہونے والی ہے نا تو ہم لوگ دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور صرف فوکس کرنا ہوتا ہے, اور ایک آتا ہے پکچر 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 پکچر, اور ہم ان کو نہ کریں تو پھر وہ جی دل ٹوٹ جائے گا, وہ بڑے ہمیں خود برا سے لگتا ہے, ہمیں خود برا لگتا ہے کہ ہم ان کو نہ کریں, تو وہ تھوڑا وہ بھی ہوتا ہے. لیکن میرے خیال سے ٹھیک ہے, اتنا کوئی ڈس ایڈوانٹیج نہیں ہے. ہاں آئی تھنک ان کو بڑی یونیک پوزیشن ہے نا, بیکاز پاکستان جیسا ملک, وہاں پہ ریسنگ جیسی سپورٹ, وہاں پہ خاتون پھر جس علاقے سے آتی ہیں اس یہ اٹ پٹس اٹ ان اے ویری یونیک پوزیشن. سو فوائد میرے خیال سے ایز اے ویور زیادہ مجھے مطلب سارے جو کمنٹس بھی ملے ہیں, مطلب میں جیسے بھی سوشل میڈیا پہ پازیٹیو ملتے ہیں, بہت خوش ہوتے ہیں لوگ, بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. دیٹس ویری گڈ. اور ماریہ آپ کو لگتا ہے کہ you know being a woman I'm sure اس کے فائدے بھی ہیں, نقصانات بھی ہیں, which do you think؟ مجھے لگتا ہے فوائد زیادہ ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگین جب یہ میڈیا ابھر رہا تھا تو اس وقت خواتین نہیں تھی ورک فورس میں اتنی زیادہ. جب ہم آئے ہیں تو ایک بڑا نیا ٹرینڈ تھا کہ خواتین کرنٹ افیئر شوز بھی کر رہی ہیں, تو یس ایک ویور کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی مجھے لگتا ہے کہ بریک ملنا آسان تھا ایٹ دیٹ ٹائم. خاص طور پہ میں نے خبروں سے پڑھنا شروع کیا تو خواتین کے لیے خبریں پڑھنے والا بریک آسان ہے ایز کمپیئر ٹو آدمیوں کے لیے. اگر آپ مناسب دکھتی ہیں, آپ کا تلفظ اچھا ہے, آپ کی آواز اچھی ہے, تو وہ آپ بالکل فٹ ہیں خبریں پڑھنے کے لیے. یا اگر آپ کے پاس ایکسٹرا نالج ہے اور آپ کو مطالعے سے شغف ہے تو وہ تو بہت ہی پلس ایکسٹرا پوائنٹ ہے. لیکن اگر آپ بیسکلی ڈیسنٹ لکنگ اچھی خبر پڑھنے والی ہیں تو ٹیلی ویژن پہ بریک ریلیٹیولی آسان ہوتا ہے. کرنٹ افیئرز ایک تھوڑا مختلف کام ہے, بیکاز کرنٹ افیئرز از بیسکلی کہ آپ اپنا شو کریں, اپنا پرائم ٹائم شو کریں, لیکن اس میں بھی مجھے لگتا ہے کہ خاتون ہونے کا مجھے فائدہ ہوا ہے. آئی ول ناٹ سے کہ مجھے فائدہ نہیں ہوا, لیکن ایک ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جب لیٹ نائٹ میٹنگز ہیں یا بیٹھکیں ہیں جہاں پہ مرد حضرات میرے ساتھ جو اور آدمی رپورٹرز یا آدمی جرنلسٹ ہیں تو وہ 2-3 بجے بیٹھ کر گپے مار رہے ہوں گے کہیں کسی محفل میں پولیٹیشنز کے ساتھ, سورسز کے ساتھ. ادھر میں جانا بھی چاہوں, جو کہ میری کہیں روک ٹوک نہیں ہے نہ میرے خاندان کی طرف سے, لیکن میں خود نہیں جاؤں گی کیونکہ ایک تو اس کو انٹرپریٹ غلط کیا جائے گا. تو یہ کچھ آپ کے اپنے پرسنل چیکس ہوتے ہیں کہ جی دیکھیں تو بہت سے وال اسٹریٹ کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے, یا نیو یارک کے اندر یو نو دا سورٹ آف جو کمرشل دس تھنگ کہ جو وہ بوائز کلب ہے رات کو سوشلائز اکٹھے کرنا وہ کرنا, اس کے اندر خواتین کو ادھر امریکہ جیسے ملک کے اندر بھی ابھی بھی دقت آتی ہے. وہ دقت ہے. اس کے علاوہ آئی تھنک کہ اگر آپ خاتون ہیں تو بہت ساری خواتین اس ٹریٹ کو استعمال کر کے تیزی سے آگے بھی بڑھی ہیں, اور مطلب نہیں کرنا چاہیے تھا جس طرح آپ کو پوری محنت کر کے آپ کو شارٹ کٹس لینے چاہیے, تو خواتین اس کو استعمال کرتی ہیں شارٹ کٹ سبھی لیتے, جس کی وجہ سے ہم جیسے لوگوں کو جو کہ آرام سے لمبی ریس کے گھوڑے اور آرام سے آگے بڑھنا ہوتا ہے تو پھر وہ ہم سب پہ لیبل لگ جاتا ہے نا, یو نو واٹ آئی ایم سیئنگ. تو نہ کریں وہ, بیکاز جو لمبی ایک تو جہد کر کے جس مقام پہ پہنچنے کا جو مزہ ہے اور جو اس کے بعد عزت ہے وہ کچھوا خرگوش, ہاں وہ نہیں ہے. تو اٹ گوز بوتھ ویز. خواتین کو بھی ویمن کارڈ اگر استعمال بھی کرنا ہے تو بڑی ایک احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے. میں تو ایونچولی بلیو کرتی ہوں کہ خاتون کارڈ میں نہیں استعمال کرتی, بیکاز کئی دفعہ ایسی میٹنگز بھی ہیں جہاں پہ آئی ایم دا اونلی وومن امنگس 11-12 پیپل. ایسی بھی ایک میٹنگ تھی جہاں پہ میں 50 لوگوں میں واحد خاتون تھی, تو اٹس اوکے. اس وقت آپ کو آڈ فیل ہو رہا ہوتا ہے, لیکن اپنی اسپیس نہ چھوڑے وہاں پر کہ جی میں عورت ہوں پتہ نہیں کیا ہوگا. آپ جائیے ضرور وہاں پر بیٹھیے, بے شک اگر آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں کہ آپ نہیں بولنا چاہتی 50 لوگوں کے آگے مت بولیے, لیکن بیٹھیے ضرور وہاں پہ, جگہ نہیں اپنی چھوڑنی چاہیے آپ.
آپ کی اب کون سی آگے ریلیز آ رہی ہیں یا یہ اب ہاؤ لانگ ڈو یو تھنک یو ول ڈو اٹ؟ کیا یہ آپ ساری عمر کر سکتی ہیں یا کوئی جو جیپ ریلیز ہوتی ہیں یا باقی اسپورٹس کی طرح اس میں بھی کوئی عمر کا ایک ہوتا ہے کہ آفٹر اے سرٹن ایج اٹس ناٹ پاسبل ٹو کیپ ڈوئنگ اٹ؟ نہیں، جب ہمت جواب دے دے گی تبھی چھوڑوں گی. اچھا. اور نیکسٹ سیزن مطلب اگست سے سٹارٹ ہوگا کیونکہ ڈیزرٹ میں ریس ہوتی ہے تو گرمیوں میں تو ہو نہیں سکتی. تو اگست سے سٹارٹ ہوگا اور انشاءاللہ پورا سیزن کروں گی. اور میرا جو مطلب ایم ہے وہ ہے انٹرنیشنلی جانا ہے. میں نے پاکستان کے نام مطلب وہاں پہ کہ ایز اے فیمیل ریسر. which are the rallies internationally جن پہ آپ کی نظر ہے؟ ڈکار اور باجا مطلب یہ ہے. اور میرا مطلب کہ دیکھیں میں یہ کہتی ہوں کہ چلے میں نے تھوڑا سا لیٹ سٹارٹ کیا لائک کہ ریس کو میں کہہ سکتی ہوں. یا اگر یہ کہیں کہ میرے گھر والے تھوڑے تھے کہ یار مطلب پڑھائی نہیں کی اس نے، کچھ نہیں کیا، بٹ اب میں سیٹسفائی ہوں کہ میں ایک فیلڈ میں نے چوز کر لی ہے. اور اس کو ایسے نہیں کہ 1 سال 2 سال 3 سال کر کے چھوڑ دیا. اور یوں بھی نہیں کہ مطلب پاکستان میں ہی اندر نیشنل مطلب لیول پہ آپ کرتے جاؤ مطلب اس چیز کو آپ لوگ آگے لے کر جاؤ، ضرور لے کر جاؤ. آپ میں ایک اسکل ہے تو اس کو یوز کریں. سلمیٰ، تو یہ جیپ ریلی کے لیے آپ کس طرح پریکٹس یا ٹرین کرتی ہیں؟ بیکاز باقی اسپورٹس کا تو ہمیں ایک بڑا کلیئر اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی اگر پولو کھیل رہا ہے تو روز گھوڑے پہ رائڈنگ کرے گا، سوئمنگ تو ہاؤ ڈو یو ٹرین اور ہاؤ ڈو یو sort of keep yourself up to date؟ کس طرح آپ پریکٹس یا کچھ کرتی ہیں؟ ڈرائیونگ تو ہمیں آتی ہے لیکن ڈرائیونگ تو ہماری والی ڈرائیونگ اور آپ کی ڈرائیونگ میں تو بڑا فرق ہوگا نا. ہاں وہ میں یہ کہہ رہی کہ ابھی میں لیٹ ہو گئی تھی تو جیسے آپ کو بتا رہی تھی 34 منٹس، مجھے میپ بتا رہا میں 17 منٹس میں آئی. اب مجھے ریئلائز ہوا کہ اس کمنٹ کا کیا مطلب تھا، مجھے اس وقت رجسٹر نہیں ہوا. مجھے بھی ویژوائز کر سکتی ہوں کتنے لوگوں کو کٹ کرا کے. نہیں تو آپ سو یو بیسیکلی سیئنگ کہ آپ نہیں، بٹ آپ پریکٹس کیا شہر کے اندر ڈرائیو کرتے ہیں آپ کس طرح؟ نہیں، جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتایا ہمیں 3 4 یا 5 دن پہلے، وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ٹریک کس قسم کا ہے. مطلب ہم لوگ کتنی مطلب 100 ہے 200 ہے یا کچھ ٹریکس 10 to 20 کلومیٹرز کے بھی ہوتے ہیں. تو وہ دیکھ کر ہم لوگ جاتے ہیں. جب چولستان کا تھا، گوادر کا تھا، تو ہم لوگ 3 4 دن پہلے چلے گئے تھے. چولستان میں 5 دن پہلے، گوادر میں اور تھل میں 3 4 دن پہلے. ہم تب جا کے پریکٹس کرتے ہیں کیونکہ اتنی دور ہوتے ہیں تو ڈیلی تو جایا نہیں جاتا وہاں. ماریا، ویری کوئکلی، واٹ از یور ایم؟ ویئر ڈو یو سی یور سیلف ان 5 years 10 years اور however long you think it will take? I want to definitely be جیسے کہتے ہیں نا پاور سرکل میں جو ایک بہت بڑا اوپینین میکر ہو، جس کی آواز کا لوگ انتظار کریں کہ اس کا کیا خیال ہے اس ایشو کے اوپر. جیسے ہم کرتے ہیں اپنے سینئرس کا، یہ کیا کر رہے ہیں جس کے بارے میں. ایک تو وہ آئی ایم ناٹ دیئر یٹ، آئی ول بی دیئر انشاءاللہ، اور آئی ہوپ ٹو بی دیئر ون ڈے. اور ایسا مجھے یقین ہے کہ ایسا ہوگا since I'm here. تو یہ میرا. پھر اس کے علاوہ آئی تھنک کہ ہمیں ہمارے یہاں پہ لوگ آئیڈیاز اور تھیوریز اور فلسفے پہ بات نہیں کرتے. ہم لوگ بہت پیٹی چیزوں میں پھنس کے رہ گئے ہیں، بہت پولرائزڈ ہو گئے ہیں. اس سے بڑھ کے جیسے لوگ کتابیں لکھ رہے ہیں، ہمارے پڑوس میں بھی لوگ جو صحافی ہیں وہ اپ گریڈ کر گئے ہیں. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ اپ گریڈ نہیں کیے، وہ ابھی تک اسی. ہم انتظار کریں اس دن کا جس دن آپ کی کتاب ہمیں صحیح بک بینک میں نظر آئے گی. بہت بہت شکریہ سلمیٰ آپ کا، اور بہت بہت شکریہ ماریا، آپ نے وقت نکالا اور ہم سے اتنی تفصیل سے بات کی. ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی. عید کے دوسرے روز بھی ہم آپ واپس حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں، بٹ ہوپ فلی ویل ٹرائی کہ اس دن بھی ہم ذرا ایک مختلف موضوع کے ساتھ آئیں. اور آج کے لیے ایک دفعہ پھر بہت سی عید مبارک.